हाँ प्यारे मित्रों, चल रहा है आपका क्लास 10th में विज्ञान का एक वीडियो हमने बना कर डाला, एक दो वीडियो बना कर डाला हमने, एक वीडियो बना कर डाला। और आगे बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इस पे हम बेसिक तौर पे बात करेंगे। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन क्या होता है, पहले तो अपवर्तन बताएं। अपवर्तन क्या होता है, मतलब रिफ्लेक्शन क्या होता है, और उसके बाद से एक बात आती है सघन और विरल। डेंसर और रेयरर बोलते हैं इसको डेंसर बोलते हैं, इसको रेयरर बोलते हैं। तो समझिएगा अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरण, हम ये कह सकते हैं विरल और सघन, मतलब पानी और हवा, प्रकाश किरण आई मुड़ गई। हम ये कह सकते हैं कि पानी और हवा, प्रकाश किरण आई इस तरफ से आई, इधर मुड़ गई। एक स्थिति और हम ले लेते हैं, प्रकाश किरण आई, हम पानी भी ले लेते हैं और पानी हवा ले लेते हैं, हवा और पानी। जो ये डॉटेड खींच रहे हैं, हम इस चीज के लिए खींच रहे हैं, इसको बोलते हैं अविलंब। या डॉटेड जो हो रहा है ये तो प्रकाश किरण है, डॉटेड जो खींच रहे हैं ये डॉटेड, इसको बोलते हैं अविलंब या नॉर्मल बोलते हैं इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल इसलिए बोलते हैं कि प्रकाश किरणें किसी तल से टकरा रही हैं, तो टकराने के बाद कितना डिग्री का झुकाव उत्पन्न कर रही हैं, मतलब कितने डिग्री से आ रही हैं और कितने डिग्री से घूम रही हैं, घुमाव उत्पन्न कर रही है, झुकाव उत्पन्न कर रही है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा होगा या डिफिनेशन होगा, परिभाषा सुन लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाएं और विचलित होते समय अविलंब की तरफ झुके या अविलंब से दूर हो जाएं, प्रकाश के झुकाव के इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश किरण 60 डिग्री यहां है और 60 डिग्री यहां है, अगर झुकाव उत्पन्न नहीं कर रही है, इसका मतलब अपवर्तन नहीं हो रहा है। भले ही प्रकाश किरणें कितने भी माध्यम में जाएं, अगर झुकाव उत्पन्न न करे तो अपवर्तन की स्थिति नहीं होगी। अपवर्तन एक बार परिभाषा एक बार और बता देते हैं। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो उस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। या हमें कह सकते हैं प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय, या हम कह सकते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते समय अविलंब के तरफ, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय अविलंब से दूर का झुकाव उत्पन्न करती है। ये दोनों घटनाओं को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, थोड़ा इसको समझाते हैं। सघन माध्यम क्या होता है? देखिए बाबू, हम मानते हैं निर्वात, हवा, पानी, कांच, लोहा, ये सारी चीजें हमें कह सकते हैं कि इसमें कणों की संख्या एकदम है नहीं, कण नहीं। इसमें थोड़ा सा कण है, इसमें थोड़ा ज्यादा कण है, इसमें और ज्यादा कण है, इसमें बहुत ज्यादा कण है। जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होती जाएगी वो है आपका सघन होते जाएगा, जिसमें कणों की संख्या आपका कम होते जाएगा वह विरल होगा। सघन और विरल फिक्स नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि विरल आपका क्या निर्वात फिक्स है, सघन अभी भी हो सकता है। निर्वात और हवा में निर्वात आपका विरल होगा और हवा आपका सघन होगा। हम ये कह सकते हैं कांच और हवा में हवा आपका विरल होगा, कांच आपका सघन होगा। तो हम इसको सघन और विरल कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, माध्यम के हिसाब से। किस माध्यम में कणों की संख्या कम है या किस माध्यम का घनत्व कम है, वह आपका विरल हो जाएगा। जिसका घनत्व ज्यादा होगा, दोनों के तुलना में, दोनों के रिस्पेक्ट में जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो आपका सघन हो जाएगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो आपका विरल हो जाएगा।
उसको बोलते हैं आपका जो विरल होगा रेयरर, और जो ज्यादा घना होगा या हम डेंसिटी ज्यादा होगा उसको हम बोलते हैं क्या, डेंसर। ठीक है ना। चलिए आगे अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। देखिए कहा जाता है कि कोई तल है, हम इसको बोलते हैं किस तल पर, हम लेते हैं हवा और ये हो गया पानी, तो हवा हो जाएगा आपका विरल, ये हो जाएगा आपका सघन। ठीक, यह किरण आ रही है, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। यहां पर हमने एक नॉर्मल अवलंब बनाया, अवलंब जो देखने के लिए किरणें कितना मुड़ रही हैं, प्रकाश किरण इधर मुड़ गई, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे, उसके बाद से आपतन कोण और अपवर्तन कोण। हम अपवर्तन कोण और हम बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं अविलंब या इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये आपका विरल हो गया, सघन हो गया। इसका नियम होता है कि हम कह सकते हैं, पहला नियम होता है आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम है साइन आई अपान साइन आर नॉट इक्वल टू 1। अब 1 थोड़ा समझा देते हैं। 1 क्या समझाते हैं, इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। देखिए अभी हम बताए, क्या बता रहे थे, जब किरण आ रही है और इधर झुकाव उत्पन्न करे, इसका होता है 60, यह है आई, यह हो गया आपका 30, ये हो गया साइन आई अपान साइन आर। तो हम मान लेते 60 है, आई मान लेते 30, तो हो जाएगा 2, मानते हैं 2। देखिए ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं इस तरह से। साइन 60 हो गया और साइन 30 हो गया। साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1.732 हो गया इसका मान। मतलब कि ऊपर वाला ज्यादा और नीचे वाला कम रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि प्रकाश किरण विरल से सघन की तरफ जा रही है और अविलंब की तरफ झुक रही है। अब देखिए जब प्रकाश किरण विरल से सघन की तरफ जाएंगी तो उसका साइन आई अपान साइन आर जो होगा वह 1 से हमेशा बड़ा होगा। या क्या होगा, प्रकाश किरण जब हम कहेंगे विरल से सघन जाएंगी, तो दूसरी बात बताते हैं, दूसरा चीज बताते हैं इसी चीज को आगे, कि अगर यही कंडीशन जब प्रकाश किरण इससे इधर जाएंगी तो इसका मान अगर 60 होगा, इसका मान 30 हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि साइन आई 30 होगा, साइन आई आर क्या होगा 60 होगा। तो हमें कह सकते हैं कि 1/2 √3/2, तो यह हमेशा 1/√3 हमेशा 1 से कम होगा। तो हमें कह सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर, अगर हमें कह सकते हैं कि अगर सघन हम कह सकते हैं विरल, और विरल नहीं, हम कह सकते हैं सघन ऊपर हो जाए और विरल नीचे हो जाए। अगर प्रकाश किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी तो उसमें प्रकाश किरणों का जो झुकाव होगा, और प्रकाश किरणों का जो झुकाव होगा वह एक से अधिक होगा। हमें कह सकते हैं प्रकाश किरणों का जो अपवर्तनांक होगा, जो झुकाव होगा, वह एक से अधिक होगा। साइन आई अपन साइन आर का मान एक से अधिक होगा। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो उसमें साइन आई अपन साइन आर का मान एक से हमेशा कम होगा। तो इस स्थिति में आप समझ लीजिएगा स्नेल का नियम क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतन निमित्त पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और अगला है दूसरा नियम है साइन आई अपान साइन आर नॉट इक्वल टू 1, एक के बराबर कभी नहीं होता। जब एक के बराबर हो जाएगा कोण तो इसका मतलब प्रकाश किरणों का झुकाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो हमें कहे कि साइन आई अपान साइन आर अगर एक से बड़ा होगा इसका मतलब प्रकाश किरण विरल से सघन की तरफ जा रही है। अगर साइन आई अपन साइन आर एक से कम होगा इसका मतलब प्रकाश किरण सघन से विरल की तरफ जा रही है। आगे आपको समझ में आ रहा होगा बात, समझ में नहीं आएगा तो आप हमको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं एक टॉपिक पर। टॉपिक कौन होगा कि निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव कहते हैं, हम इसको कह सकते हैं रिलेटिव या एब्सोल्यूट इसको बोलते हैं, बताते हैं। अगला टॉपिक है आपका निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक। हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। चलिए बात करते हैं। देखिए कहा जाता है कि जब निरपेक्ष और सापेक्ष की बात हम करें तो इसमें साइन आई अपान साइन आर तो हम कह सकते हैं किसके बराबर हो सकता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम या दूसरे माध्यम से पहले माध्यम, ही तो वही बताए हम। ठीक, दूसरी बात बता दे, सापेक्ष और निरपेक्ष की बात करें तो हम इसमें कह सकते हैं कि अगर पहला माध्यम दूसरा माध्यम तो हम भी कह सकते हैं पहले माध्यम का अपवर्तनांक और बटा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये सब चीज देख लीजिएगा आप लोगों को फॉर्मूलों पर। हमें कह सकते हैं कि N2 और N1 थोड़ा गलत हो गया, या दूसरा हो जाएगा या हो जाएगा आपका पहला, इस तरह समझ लीजिएगा आप लोग। इसको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम कह सकते हैं कि मान लीजिए जल का अपवर्तनांक है आपका 1.33, जैसे साइन आई अपन साइन आर मतलब जल, जैसे कहने का मतलब यह है कि इसमें प्रकाश किरण हवा और जल, हवा से जल की तरफ जा रही हैं। हमें कह सकते हैं कि हवा से जल की तरफ जा रही है तो साइन आई अपन साइन आर जो है वो 1.33 है, मतलब कि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, जल। तो हम कह सकते हैं कि जल जो है 1.33 है। और हम कह सकते हैं आपका कांच है, आपका कांच, तो अब अगला ले लेते हैं हवा और कांच ले लेते हैं। मान लीजिए हवा हो गया, एक कांच हो गया, तो इसमें प्रकाश किरण होता है, इसमें आपका कांच का हो जाएगा आपका 1.5। तो कह रहा है कि जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष हो जाएगा जो आपका, तो हम कहेंगे जल से तुलना कराना है तो कांच हो जाएगा ऊपर और जल हो जाएगा नीचे, तो हो जाएगा आपका 1.13। देख लीजिएगा 1.13। और कांच के सापेक्ष हो जाएगा, कांच ऊपर हो जाएगा, हवा जल नीचे ऊपर हो जाएगा और कांच नीचे, तो आ जाएगा आपका 0.89। तो ये सब चीजें इसको देखने का प्रयास आप लोग करिएगा। अब देखिए इसमें एक चीज और आ जाता है, क्वेश्चन है कि मान लीजिए हवा है, ये हवा है और यह कांच है। जैसे साइन आई अपान साइन आर,
अब डिग्री कुछ भी होगा इसका, इसका भी डिग्री कुछ और कुछ भी होगा। कह रहा है कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है आपका 1.2 या 1.5। तो कह रहा है जब प्रकाश किरणें हवा से कांच की तरफ जा रही है तो उसका झुकाव 1.5 हो रहा है। वही बात जब कह रहा है कि जब कांच से हवा में जब जाएंगी तब झुकाव कितना होगा, कांच से हवा में जाएंगे तो कितना झुकाव होगा। इसको बनाने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम। पहले से दूसरे की तरफ या हम कह सकते हैं हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का 1.5 है। मतलब हवा से कांच में जब प्रकाश किरणें जा रहे हैं तो साइन आई अपन साइन आर 1.5 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक बताइए, तो हो जाएगा कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक थीटा, उसको उल्टा हो जाएगा तो 1/ANG हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा, तो हो जाएगा इस तरह से, सीधा उल्टा हो जाएगा इसका। GNA मतलब हम कह सकते हैं कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। हम कह सकते हैं कि दो माध्यमों में, मान लीजिए अगर हवा के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक हो सकता है तो हम कहेंगे कुछ है 5 है, तो वाटर के सापेक्ष हवा का अपवर्तन 1.1/NW हो जाएगा, सीधा इसका उल्टा हो जाएगा। इस तरह से इसको भी बना लेंगे हम, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कुछ चीजें हैं इसको समझा देते थोड़ा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा टाइम देखिएगा, इस समय कितना देर है। चलिए क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए एक प्रकार का एक गुण है, अलग अलग सा दिखाते हैं। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यह होता है हमेशा एक ही चीज पर, ध्यान दीजिएगा। या इस तरह से होता है, इस तरह से होगा और इस तरह से होगा, 3 चीजें होंगी, मैं बता रहा हूं। जब हम कह सकते हैं कि सघन है हवा है, सघन मतलब इसको कह सकते हैं कि पानी, और यह है आपका विरल, यह आपका सघन, यह है पानी, यह हवा हो गया और यह हो गया विरल। इसमें भी स्थिति होगी, सघन हो गई और हो गया आपका पानी, हवा, विरल। देखिए जब प्रकाश किरण सघन से विरल की तरफ जाती हैं और अवलंब से दूर हटती हैं, अवलंब से दूर हटती हैं, इसको बोलते हैं हम अपवर्तन। ठीक। दूसरी बात, जब प्रकाश किरण सघन से विरल की तरफ जाते समय जाती तो है, लेकिन जाते समय वो पूरी तरह से वापस नहीं जा पाती, मतलब जाती नहीं है पूरी तरह से, इतना नहीं जा पाती, और सतह पर जाकर फैलकर, और हम कह सकते हैं कि अविलंब से 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे हम बोलते हैं क्रांति कोण। मतलब कि जब पानी से हवा की तरफ प्रकाश किरण एंटर करती है तो जाती है तो पार नहीं कर पाती और सतह पर जाकर के मुड़ जाती है, और अविलंब से नॉर्मल से 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसे हम क्रांति कोण बोलते हैं। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से जाती हैं और सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस चली आती है टकरा करके, और उसी पानी में एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाती है, या इस तरह से कर सकते हैं कि टकरा कर घूम जाती है, इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश किरण बाहर नहीं निकल पाती, ये सब चीज है, इसमें थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हमें कह सकते हैं, जब आपतन कोण परावर्तन को जो भी चीजें हैं हमें कह सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हम बता सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं,
तो इसका एक डिफिनेशन बोल देते हैं हम। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ये बात समझ में आ रहा है? आंतरिक परावर्तन का या पूर्ण परावर्तन का हम कुछ पूर्ण परावर्तन या आंतरिक परावर्तन का कुछ बता देते हैं। उदाहरण, मृगजल, हीरे की चमक, प्रिज्म द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और हम कह सकते हैं प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, प्रकाशिक तंतु जो हमको अब नेटवर्क प्राप्त जो होगा जिस माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर से प्राप्त होने वाला है। ये सब चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। आगे बात कर लेते हैं कुछ चीजों पर। अब आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा प्रिज्म से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, हाई स्कूल के सिलेबस में एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया नहीं हुआ है। हम वीडियो जब बताएंगे, अगर आपको अधिक जानकारी लेना होगा तो 12 में वीडियो बनाएंगे। आपको 12 का वीडियो जब आपको मिलेगा तो उसमें आप इसके बारे में जानकारी आप अच्छे तरह से ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण हम इसको कह सकते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसमें कुछ बताएंगे नहीं। n इक्वल होगा साइन ए प्लस डेल्टा m अपान 2 और हो जाएगा साइन ए अपान 2। इसमें हम बता देते हैं n है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक है, a है आपका, a बराबर है आपका प्रिज्म कोण हो गया, और डेल्टा m हो गया आपका न्यूनतम विचलन कोण। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और अब थोड़ा सा कुछ बता देते हैं, प्रकाश के डिस्पर्सन के बारे में बता देते हैं कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत के अनुसार कुछ बातें बता देते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बता देते हैं, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। मेरा प्रयास है कि सारी चीजों को कंप्लीट कर दे इसी में, ठीक है ना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हम कह सकते हैं कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की जो किरणें हैं कई कलरों में होती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर बहुत सारे किरणों को हम नहीं पहचान पाते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर कई कलरों को हम नॉमिनेट कर लेते हैं या जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। कम से कम 7 कलरों को हम जानते हैं। किरणें तो बहुत सारी, कलर तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम कुछ कलरों को जान लेते हैं क्योंकि हमारी आंखें इतनी ज्यादा पहचान नहीं कर पाती। हम ये कह सकते हैं कि इसको आप लिख लीजिएगा, बोल दे रहे हैं, प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम 7.5 × 10⁻⁻7 मीटर तक परास होता है। इस परास में अनेक तरंग दैर्ध्य की किरणें उपस्थित हैं, मतलब अनेक वेवलेंथ की तरंगें उपस्थित हैं। मोटे तौर पर हम इन्हें 7 रंगों में बांट देते हैं और इन्हें हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। और जो मिश्रण इसका होता है उसको हम, इस वर्ण को हम क्या बोलते हैं, जो मिश्रण होता है इसे हम श्वेत प्रकाश ही कहते हैं। और कह सकते हैं कि इस तरह से हम जो इसका समूह होता है, हम इसका मिश्रण जो होगा उसको हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, वर्ण मतलब हम वर्ण करेंगे, वर्ण कलर, कलर होगा तो कलर में आपको बनाना पड़ेगा यह विबग्योर, 1 2 3 4 5 6 7। हमें कह सकते हैं
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब हम इसमें बात कर सकते हैं बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसका जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4300 एंगस्ट्रॉम तक। उसके बाद से इसका होता है 4300 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4600 4600 एंगस्ट्रॉम। हम ये कह सकते हैं कि 4600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और फिर 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के हम ये कह सकते हैं 5700 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और फिर 5700 एंगस्ट्रॉम से लेकर के हम ये कह सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और फिर 6000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6400 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और 6400 एंगस्ट्रॉम से लेकर के आपका होता है 7500 एंगस्ट्रॉम तक। तो ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा, ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको जानकारी लेना पड़ेगा। और प्रकाश का प्रकीर्णन थोड़ा समझा देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है थोड़ा समझाते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन इसमें समझाते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन हम दो रूपों में देखते हैं। विसरण, तो एक तो होती है कि प्रकाश किरण टकरा करके वापस जाती है, एक तो होता है प्रकाश किरण टकरा कर वापस जाती है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है पहले बता दूं। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी पदार्थ में टकराती है या इंटर करती है, और टकराने के बाद प्रकाश किरण पुनः अगर वापस होती हैं, हमें कह सकते हैं प्रकाश किरण जब वापस होती हैं तो एक नए कलर का उत्सर्जन करती है, और जो नए कलर का उत्सर्जन करती हैं तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हमें कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण, हमें कह सकते हैं कि जब सूर्य किरणें जब आती हैं वायुमंडल में, तो वायुमंडल में पार्टिकल जो होते हैं वो प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और वही पार्टिकल क्या होते हैं कि नीले प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, और नीले प्रकाश का उत्सर्जन जब करते हैं तो वही हमको क्या दिखाई देते हैं, नीले दिखाई देते हैं। फिर हमें कह सकते हैं कि सूर्य अस्त और सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश किरण उन पे भी पड़ती हैं, और सूर्य को बहुत दूर से हमको आना पड़ता है, क्योंकि हम उस समय क्षैतिज पे होते हैं, या हमें कह सकते हैं कि सुबह और शाम के समय सूर्य से हम बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण जो कण बीच में पाए जाते हैं, जो कण होते हैं वो नीले, या हम कह सकते हैं नीले नहीं, लाल या पीले रंग का उत्सर्जन करते हैं, जिस कारण हमको वह लाल दिखाई देते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम प्रकीर्णन को, अब छोड़ते हुए आगे बात करते हैं। हम आगे देख लेते हैं प्रकाश का विक्षरण और प्रकाश का प्रकीर्णन बता दिए, और हम अब बात करते हैं लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। लेंस क्या होता है, और लेंस की थोड़ा बात कर लेते हैं, और लेंस के प्रकार बता देते हैं। उसके बारे में कुछ और भी बात बताएंगे, लेंस संबंधी सारी बातें। देखिए कितना मिनट हुआ है। अब लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कितना हुआ है? 29। चलिए लेंस पे बात कर लेते हैं। लेंस का परिभाषा बोल देते हैं पहले। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय अथवा एक पृष्ठ गोलीय तथा दूसरा समतल होता है। गोलीय हम कह सकते हैं कि लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय या एक पृष्ठ गोलीय तथा दूसरा पृष्ठ समतल होता है। हम कह सकते हैं कि लेंस को हम दो वर्गों में बांटेंगे। लेंस को दो वर्गों में बांटेंगे, एक को नाम देंगे हम उत्तल लेंस, एक का नाम देंगे हम अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होगा? उत्तल लेंस में होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, हम इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग
लेंस, या हम बोल सकते हैं कन्वर्जिंग, या इसको बोल सकते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग, या हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। देखिए यह आपका लेंस है, ये भी उत्तल है, ये भी उत्तल है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विउत्तल। एक उत्तल है, एक अवतल है, इसलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं समुत्तल। समुत्तल नहीं बोलेंगे, अवतला उत्तल, अवतला उत्तल। अब इसको बोलेंगे एक उत्तल है, एक समतल है, इसको बोलते हैं समुत्तल। आगे बात कर लेते हैं अवतल पे, तो यह होगा आपका अवतल, इसको बोलेंगे द्विअवतल। द्विअवतल, फिर एक अवतल होगा, एक समतल होगा, इसको बोलते हैं समावतल। एक होगा आपका क्या, एक अवतल होगा, एक उत्तल होगा, इसको बोलते हैं हम आपको क्या, उत्तलावतल। तो ये सब चीजें हैं, इसको समझने की आवश्यकता है कि लेंस दो प्रकार का होगा। लेंस मुख्यतः हम दो प्रकार को पढ़ते हैं, एक अवतल, एक उत्तल, एक अवतल। तो अवतल में लेंस तो हम देखेंगे तो मुख्यतः तीन प्रकार के ही होंगे, लेकिन तीन प्रकार में, इसमें तीन क्या दो प्रकार के होंगे, इसमें तीन प्रकार में, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसमें लेंस से संबंधित, और लेंस संबंधित बात करते समय कुछ और बात कर लेते हैं कि इससे बनने वाला जो भी प्रतिबिंब है उसको देखेंगे हम, ठीक है ना। तो लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब है इसको थोड़ा देख लें, ठीक है। देखिए हम कह सकते हैं लेंस से होकर प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, लेंस से होकर प्रकाश का अपवर्तन हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस, देखिए बोलते जा रहे हैं तो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। इसमें हम उत्तल लेंस बनाए, उत्तल लेंस, इस तरह का उत्तल लेंस हो जाएगा आपका। यह होगा प्रकाश किरण इधर से आई, इधर गई, फिर इस तरफ मुड़ गई, ठीक। यहां पर एक हम नॉर्मल अविलंब की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, एक अविलंब का कल्पना करते हैं। इसमें स्थिति होनी चाहिए इस तरह से, थोड़ा सा या इस तरह जाना चाहिए। तो हम इसमें इस तरह से कहीं ना कहीं काटेगा, या अविलंब हो जाएगा, और इसका अविलंब कहीं ना कहीं यह होगा, तो अविलंब हो जाएगा या इसका अविलंब होगा, कुछ गलत हो रहा है, 1 मिनट। यह होगा इस तरह से, प्रकाश किरण इधर से जाएगी और इधर से इस तरह से। यह अविलंब एक होगा इसका, और एक अविलंब होगा इसका। यह होगा N1 और यह होगा N2, ठीक है। एक प्रकाश किरण आ रही है और जा रही है, तो इस तरह से प्रकाश किरण आती है और जाती है। इसमें भी इस तरह से बता देते हैं, इसका नाम देते हैं नॉर्मल, इसका BP पॉइंट पर, और ये है A और ये है B, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। रुकिए ना, हाँ, उत्तल लेंस में हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश किरण इस तरह से कुछ जाती है, इस तरह से,
इधर से जाएंगे और इस तरह से करके आएंगे। ये दोनों नॉर्मल बनाए हमने। और अवतल लेंस में इस तरह की स्थिति होती है, अवतल। तो ये आप देख सकते हैं। इसको आगे थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं। लेंस संबंधित कुछ परिभाषा बता देते हैं, ठीक है। उसको समझने का प्रयास करिएगा कि लेंस कैसे काम करता है, मतलब कि परिभाषा उसमें क्या क्या होगा। तो इसमें लेंस संबंधित परिभाषाएं हम कर सकते हैं। डेफिनेशंस रिलेटेड फ्रॉम लेंस, ठीक है। तो पहला होगा मुख्य अक्ष। पहला होगा मुख्य अक्ष। हमें बता दें आपका यह उत्तल या अवतल हो जाएगा। अवतल में इस तरह की स्थिति देखेंगे, अवतल में इस तरह की स्थिति देखेंगे। उत्तल, अवतल, लेंस। देखिए इसमें हमें कह सकते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस दोनों केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दोनों केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम C1 और C2 बना देते हैं, C2 और C1। दूसरी बात, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस के प्रत्येक गोलीय पृष्ठ को ध्रुव से केंद्र की दूरी, जो कह रहा है कि लेंस से प्रत्येक गोलीय पृष्ठ से, जो गोलीय पृष्ठ होगा, इस गोलीय पृष्ठ से जो दूरी होगा वह रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, या हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या होगा। उसके बाद हम बोलेगा प्रकाशिक केंद्र, जो ऑप्टिकल सेंटर जो होगा, जो प्रकाशिक किरण। तो स्थिति होगी अगर किसी लेंस से इस तरह प्रकाश किरण जा रही है, इस तरह जा रही है, इस तरह मुड़ी और मुड़ करके इस तरह गई, इस तरह से यहां गई और इस तरह से मुड़ करके इस तरह जा रही है और इस तरह से जाकर के यहां। मुख्य अक्ष पर लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रकाश किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रकाश किरणें जिस स्थान पर काटती है या जिस बिंदु पर काटती है वही लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है। हमें कह सकते हैं कि केंद्र होता है, वो ऐसे लिख सकते हैं, इसको केंद्र लिख सकते हैं, प्रकाशिक केंद्र होता है, ठीक। जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है वही प्रकाशिक केंद्र होगा। ये सब चीजें हैं, ये सब संबंधित बातें थी, इसको हमने समझाने का प्रयास किया। अब लास्ट टॉपिक है इसका, उसको बता देते हैं और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चन पे हम जरूर बात करेंगे आपको, और जो भी दिक्कतें आपको हो रही हैं आप हमको बताने का प्रयास करेंगे। मैं अपने हिसाब से जो भी चीजें थी हमने समझाने का प्रयास किया, और भी जो भी सिलेबस आपका सिलेबस में जो भी बातें वह अब आपको बता दें कि यह है आपका उत्तल, यह है आपका अवतल। यह उत्तल है, यह आपका अवतल है। आपको बता दें कि प्रकाश किरण अगर सीधी आएंगी तो दर्पण के सब इस पार, लेंस के इस पार यहां पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जब प्रकाश किरण एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, और वो भी वास्तविक, तो इसमें हमेशा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा, इसमें प्रकाश किरण आकर के इधर टकरा कर उधर चली जाएंगे, एक बिंदु पर मिलेंगे नहीं, तो हम इसको आभासी मिलाएंगे, इसलिए इसमें क्या बनेगा, आभासी और सीधा। जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा। मैं दर्पण में बात किया था, दर्पण में जब मैं बात किया था तो मैं बताया था कि दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता था, लेकिन ऐसा नहीं है। लेंस में सब बदल जाता है, लेंस में दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। तो लेंस में हम कहेंगे, लेंस में उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा बनता था, लेकिन लेंस में वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। उसी तरह से अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा बनता था, लेकिन अवतल लेंस में आभासी और सीधा बनेगा। तो ये सब चीजें देखने वाली बात है आपको। अब कुछ फोकस दूरी से संबंधित बात बता देते हैं कि वस्तु कहां रहती है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। हम अवतल दर्पण को पहले लेंगे, और अवतल दर्पण में अवतल लेंस को लेंगे। ये आपका F है, F2 है और 2F2 है। यह
F1 है, यह है 2F1। अगर वस्तु की स्थिति का दें अनंत पे हो, बात को सुनने का प्रयास करिएगा। वस्तु की स्थिति अनंत पे हो, आप इधर अनंत पे रखे या इधर अनंत पे रखे, तो वस्तु की स्थिति अगर अनंत पे हो तो प्रतिबिंब हमेशा F पे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, और दूसरे तरफ F पे बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। किस पे बात कर रहे हैं हम और उत्तल लेंस पे बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस। वस्तु की स्थिति अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब दूसरे तरफ लेंस पर F2 पे बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा और बिंदु आकार का बनेगा। दूसरी बात है, वस्तु अनंत और 2F2 से थोड़ा दूर रहे तो प्रतिबिंब हमेशा F2 और 2F2 के बीच में बनेगा और बिंदु से थोड़ा बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा। वस्तु की स्थिति 2F1 पे रहे तो प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा और इसमें भी बिंदु जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा। उसके बाद से वस्तु की स्थिति 2F1 F1 के बीच में रहे तो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे तरफ 2F2 से दूर बनेगा। दूसरी बात है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु की स्थिति F1 पे रहे तो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे तरफ अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, और उसमें भी प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वस्तु की स्थिति अनंत पर रहे तो प्रतिबिंब F2 पर, वस्तु की स्थिति अनंत और 2F1 के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। वस्तु की स्थिति अनंत पर रहे 2F1 और F1 के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब 2F2 के से दूर बनेगा और F1 में वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब अनंत की तरफ बनेगा। और इस स्थिति में अनंत पर रहेगा, F1 पे बनेगा तो वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। यहां F2 से थोड़ा परे रहेगा तो हम कहेंगे F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, वो भी थोड़ा बिंदु से बड़ा बिंदु बनेगा। और 2F1 पर और वस्तु रहे, 2F2 में प्रतिबिंब बने तो वस्तु जितना बड़ा होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और इस सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा ही बनेगा। और वस्तु की स्थिति 2F1 और F1 के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब 2F2 से थोड़ा परे बनेगा। और इस स्थिति में वस्तु जो होगा वह छोटा होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा उससे, और 2F1 पे वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब अनंत में बनेगा और प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होगा। अब एक चीज और तो नोट में डाल लीजिएगा, नोट में, कि प्रकाशिक केंद्र या हमें कह सकते हैं कि ध्रुव के और F1 के और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु कहीं भी रहेगी तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। ये बात को समझ लीजिएगा, नोट में है, ये सब चीजें समझ लीजिएगा। उसी तरह से इस चीज को हम इधर भी रख सकते हैं कि वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब F1 बनेगा, वस्तु की स्थिति इस पर रहेगी तो प्रतिबिंब इस पे बनेगा, वस्तु की स्थिति यहां रहेगी तो वस्तु की स्थिति यहां बनेगा, प्रतिबिंब यहां बनेगा, वस्तु की स्थिति यहां रहेगी तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, वस्तु की स्थिति F2 पर रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। ये सब चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसमें अवतल लेंस पे बात कर लेते हैं। अवतल लेंस क्या कह रहा है? अवतल लेंस की स्थिति होती है इस तरह से, हम इसमें बात कर लेते हैं। वस्तु की स्थिति अनंत पे रहे तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के जिधर वस्तु रहेगी उधर प्रतिबिंब बनता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा, इधर ही बनेगा, मतलब जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। और इसमें यह हमेशा F पे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। F इधर, मतलब वस्तु को इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, वस्तु को इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। दूसरी बात, वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा F और C के बीच में बनेगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। सारी चीजों को एक बार देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। हम इसको समझाएंगे बढ़िया से। और देखिए, आप लोग वीडियो को थोड़ा देखिए, लाइक करिए, लाइक भी करें, कमेंट करें और
हम ये कह सकते हैं कि इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें ताकि लोगों को समझ में आए। और बहुत सारी चीजें, जो भी चीज समझ में नहीं आ रही, अन्य भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि सर इसके बारे में वीडियो आप बनाएं। चलिए, धन्यवाद।